हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया हो गए। अगेन टुडे आई एम हेयर विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। कुछ न्यू टॉपिक्स करने जा रहे हैं जो कि 100% शॉर्ट हैं, जिनमें से एनटीए जिन टॉपिक्स को टच करेगा ही करेगा जो जून 2023 के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं कॉमर्स के पेपर 2 के लिए। सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो आज का टॉपिक करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देखो, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं उसे एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है जो एक सीरीज ऑफ स्टेप से बनता है। अब उस प्रोसेस को हम स्टडी करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले आइडिया जनरेट किया जाता है, यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई न्यू प्रोडक्ट बनाना चाहती है, कौन सा बनाना है, कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, सब कुछ आइडिया जनरेशन के बीच में आ जाता है। सेकंड आता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। इस स्टेज में क्या किया जाता है, जो आपने पिछले स्टेप में आइडिया बनाया है, जो जनरेट किया, उसके रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाता है, यानी वो किस तरीके से बनेगा। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डेवलप किया जाता है, यानी बिजनेस उसे मार्केट में किस तरीके से रिलीज करेगा, कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो की जाएगी, क्या उसकी प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी होगी, यानी इन शॉर्ट ओवरऑल उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। नेक्स्ट स्टेप में बिजनेस के एनालिसिस किए जाते हैं, यानी वो प्रोडक्ट वाइबल रहेगा या नहीं होगा, टेक्निकल फिजिबिलिटी होगी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी होगी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, सबको स्टडी किया जाता है। सेकंड लास्ट जो स्टेप आता है वो होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब हमने देखो आइडिया जनरेट कर लिया, हमने उसका कॉन्सेप्ट बना लिया, हमने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी सोच ली कि हम उसको जब वो बनेगा प्रोडक्ट क्या फॉलो करेंगे, इवन हमने बिजनेस एनालिसिस हर तरीके की फिजिबिलिटी भी स्टडी कर ली। अब इन रियलिटी प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, यानी प्रोडक्ट बनाया जाता है। लास्ट जो इसमें स्टेप आता है वो होता है टेस्ट मार्केटिंग का। अब प्रोडक्ट को एक पायलट सर्वे के थ्रू गुजारा जाता है, मतलब प्रोडक्ट बन गया, बन के तैयार है, उसको एक टेस्ट मार्केटिंग यानी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को चूज किया जाता है, उसमें उसको भेज दिया जाता है, प्रोडक्ट को डाल दिया जाता है, यानी टेस्ट करने के लिए कि क्या रिस्पांस मिल रहा है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं या जो हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई है, जो हमने एनालिसिस उस पर वो खरा उतर रहा है प्रोडक्ट। अगर मान लो टेस्ट मार्केटिंग में प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया तो देन प्रोडक्ट की कमर्शियलाइजेशन कर दी जाती है। तो ये तो था स्टेजेस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट अब हम करने जा रहे हैं ई बैंकिंग में स्किमिंग क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, ई बैंकिंग क्या है, जब हम अपनी बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू मोबाइल, कंप्यूटर या टैब कंडक्ट करते हैं, यानी हम इंटरनेट का यूज करके अपनी बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस तो करते हैं, उसको ई बैंकिंग कह देते हैं। देखो, अब स्कीमिंग क्या होती है ई बैंकिंग में। देखो, जो ये है, ये एक मेथड है जिससे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को स्टील किया जाता है एक डिवाइस के थ्रू, जो उसका नाम स्किमर होता है। यानी स्किमर नाम का एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेते हैं, उसे क्या देते हैं, स्किमिंग इन ई बैंकिंग। अब ये कैसे होती है, ये जो डिवाइस है ये इंफॉर्मेशन को रीड कर लेता है, जो आपके कार्ड के पीछे ब्लैक स्ट्रिप होती है ना, जो मैग्नेटिक स्ट्रिप, जो इंफॉर्मेशन उसमें रिकॉर्ड है, ये डिवाइस उसको रीड ऑन कर लेता है, यानी आपकी इंफॉर्मेशन स्टील हो गई। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इनकम टैक्स के अंदर एक बिलेटरी रिटर्न। देखो, हम इनकम टैक्स के अंदर कितनी डिफरेंट अपनी इनकम को रिपोर्ट करने के लिए अपनी चाहे कौन से मर्जी सोर्स से उसको रिवील करने के लिए हम इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करते हैं। उसमें बिलेटरी रिटर्न का मतलब क्या है? देखो, बिलेटरी रिटर्न या तो आपके रेलेवेंट असेसमेंट ईयर की एक्सपायरी से पहले या आपका अगर असेसमेंट ईयर कंप्लीट हो गया, इन दोनों डेट्स में से पहले की जाती है फाइल। यानी अगर आपके रेलेवेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द असेसमेंट ईयर इज कंप्लीट, और यहाँ असेसमेंट इज कंप्लीट, ठीक है। इसका कारण देखो, जो सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 इनकम टैक्स एक्ट है, वो अलाउ करता है टैक्स पेयर को बिलेटेड रिटर्न फाइल करने में इस टाइम लिमिट में, जो मैंने आपको टाइम लिमिट बताई है। अगर आपने टाइम पे रिटर्न नहीं फाइल की तो आपको और एक एक्सटेंशन मिलती है, यानी आप इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर बिलेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के मेथड्स। ऑलरेडी हमने इसको स्टडी किया और डिटेल में जाते हैं, यानी हम अपने सैम्पलिंग के मेथड्स को, सेट का टॉपिक है, डिफरेंट सैम्पलिंग के मेथड को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। देखो, जब कन्वीनियंस सैम्पलिंग यानी जब सैंपल बनाया जाता है थ्रू फॉलोइंग द मेथड ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग, इसमें जो रिसर्चर है वो चूज करता है सैंपल को जो उसके रेडिली अवेलेबल है, यानी एक नॉन रैंडम वे में उसको इजिली मिल रहा है, यानी उसके लिए कन्वीनियंट है चूज करना। नेक्स्ट जो आता है वो आता है जजमेंट सैम्पलिंग। इसमें जो रिसर्चर है जो सैंपल चूज करता है वो अपने क्राइटेरिया या अपने ओपिनियन के बेसिस पे करता है। जो रिसर्चर को क्राइटेरिया या ओपिनियन उसकी कहेगी वो ही सैंपल चूज किया जाएगा, यानी ये होता है जजमेंट सैम्पलिंग। नेक्स्ट आता है क्लस्टर सैम्पलिंग।
इसमें क्या किया जाता है, जिसमें से आपने सैंपल बनाना है, यानी जौन सी पॉपुलेशन में से आपने सैंपल बनाना है उसको पहले स्प्लिट कर दिया जाता है छोटे ग्रुप्स में, ठीक है। जो आपका ओवरऑल सैंपल है उसमें जितने भी मेंबर हैं उनको चूज किया जाता है इन छोटे ग्रुप से। मतलब पहले आप अपनी पॉपुलेशन को छोटे ग्रुप्स में डिवाइड स्प्लिट कर देते हो, फिर आप उन ग्रुप से पॉपुलेशन को चूज, मतलब अपने उन पॉपुलेशन से बंदों को चूज करते हो अपने सैंपल के लिए। इसको जो ग्रुप्स हैं जो आपके सिलेक्ट होंगे वो रैंडम पे सिलेक्ट होंगे, ये होते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। इसमें क्या किया जाता है, देखो जो आपकी पॉपुलेशन अगेन उसको सबसे पहले ग्रुप्स में स्प्लिट किया जाता है, फिर जो आपका ओवरऑल सैंपल होगा वो उसमें मेंबर्स होंगे हर ग्रुप के। अब जो ईच ग्रुप का मेंबर वो रैंडमली चूज किया जाएगा, इसे क्या देते हैं स्ट्रेटा, यानी स्ट्रेटा बनाया, पहले स्ट्रेटा बनाया जाता है, फिर स्ट्रेटा से आप अपने सैंपल में चूज करते हो, यानी ये होती है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का। क्या होता है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग? देखो जो ये फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है ये एक प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है, हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को चूज करते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। यानी हम किस तरीके से अपने फाइनेंशियल, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है, किस तरीके से हम उनको यूटिलाइज करके अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं, उसे हम फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के नाम से जानते हैं। देखो हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके लिए डिफरेंट टाइप की फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करनी है जिसकी डिफरेंट इंप्लीकेशंस होती हैं। देखो डिफरेंट टाइप्स के आपके ऑब्जेक्टिव, हर एक ऑब्जेक्टिव के लिए डिफरेंट टाइप की फाइनेंशियल प्लानिंग, और आप मतलब हर एक ऑब्जेक्टिव के लिए डिफरेंट टाइप की फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, यानी आपके हर एक डिसीजन का इंपैक्ट पड़ेगा, परफॉर्मेंस पे पड़ेगा, रिस्क पे पड़ेगा और इवन बिजनेस की वैल्यू पे पड़ेगा। सो होप्स आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है पॉलिटिकल रिस्क का। पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है? देखो पॉलिटिकल रिस्क करने से पहले ना कुछ आपको और चीजें बताऊं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी करते हैं स्टडी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के। सबसे पहले आता है इंक्रीजिंग द मार्जिन। देखो इसका क्या मतलब है, ये इंक्रीज करता है जो आपके रेवेन्यू और कॉस्ट में डिफरेंस है, और यहाँ जो आपके प्रॉफिट और रेवेन्यू है, मतलब कहने का मतलब अगर आप अपने रेवेन्यू से अपनी कॉस्ट को माइनस कर दो वो आपका प्रॉफिट होता है, और जितना ज्यादा ये डिफरेंस होगा या जितना ज्यादा ये मार्जिन होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। सो सबसे पहले तो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का मेन काम है प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना, यानी इंक्रीजिंग मार्जिन। सेकेंड आता है रेवेन्यू को इंक्रीज करो। इसका मतलब क्या, आप जो गुड्स और सर्विसेज को बेच के पैसा कमा रहे हो, यानी जितनी ज्यादा आप सेल कर रहे हो जो आपको अमाउंट है उसको इंक्रीज करो, यानी वो रेवेन्यू है आपका। यानी जब आप प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करते हो उससे आपको जितना टोटल पैसा है वो रेवेन्यू है, यानी जितना आपका रेवेन्यू ज्यादा होगा उतना आपका मार्केट शेयर ज्यादा होगा। इन शॉर्ट आपका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कॉस्ट को रिड्यूस करो। हमने देखा, हम सबसे पहले इसका मतलब हम जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था वो कहते थे मार्जिन इंक्रीज कर दो, यानी अपने रेवेन्यू से कॉस्ट का जो डिफरेंस है उसको इंक्रीज करो। सेकंड उन्होंने क्या, रेवेन्यू इंक्रीज करो अकेला। अब वो कह रहे हैं देखो कॉस्ट को इंक्रीज तो करना है, अब कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिड्यूस कर दो। मतलब क्या है, देखो जो आपके डायरेक्ट कॉस्ट है प्रोड्यूस करने के और गुड्स को डिलीवर या सर्विसेज को डिलीवर करने के उसको रिड्यूस करो। जितनी कॉस्ट रिड्यूस होगी उतना जो डिफरेंस है रेवेन्यू और कॉस्ट का वो मैक्स होगा। यानी इन शॉर्ट पहले ही ऑब्जेक्टिव पे हम चल रहे हैं। सो अगर आपके कॉस्ट रिड्यूस होगी यानी आपके एक्सपेंसेस लोअर होंगे, यानी आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। देखो इसका मतलब क्या है, जो आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज की जो बिजनेस जनरेट कर रहा है उसको मैक्सिमाइज करो, यानी फ्यूचर में जो आपको कैश फ्लोस होंगे आपके बिजनेस के, आप ट्राई करो उसकी प्रेजेंट वैल्यू को मैक्सिमाइज करो। जितनी हायर वैल्यू होगी उतनी शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज होगी, यानी उतना ही आपके बिजनेस का मार्केट में रेपुटेशन इंक्रीज होगा। अब एक बात तो मैंने आपको 4 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाई, जो इसमें से वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है इसे। देखो ये सबसे परसुएसिव और सस्टेनिंग ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का। परसुएसिव भी, मार्क माई वर्ड्स, और सस्टेनिंग भी। इसको ज्यादा से ज्यादा अचीव करना चाहो, क्योंकि कारण क्या है, देखो जो आपकी वैल्यू मैक्सिमाइजेशन है वो 2 चीजें अकाउंट अपने अंडर आती हैं उसके, एक तो करंट और फ्यूचर परफॉर्मेंस और रिस्क और रिटर्न ट्रेड ऑफ। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपके करंट या फ्यूचर परफॉर्मेंस का वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव उसे भी इंक्लूड करता है। इवन जो आपका रिस्क और रिटर्न का ट्रेड ऑफ है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव उसे भी इंक्लूड करता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अब जो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन है ये अलाइन करते हैं जो आपके मैनेजर्स के इंटरेस्ट है उसको शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के साथ, यानी दोनों पार्टीज इस तरीके से काम करते हैं कि दोनों का बेनिफिट हो। सो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा यानी जो कि पॉलिटिकल रिस्क का है।
देखो पॉलिटिकल रिस्क क्या है, ये ऐसा टाइप है रिस्क की जो इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट फेस करती हैं। किसके कारण? पॉलिटिकल डिसीजंस के कारण, इवेंट्स के कारण या कंडीशंस के कारण, जो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती है प्रोबेबिलिटी बिजनेस एक्टर की और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ गिवन इकोनॉमिक एक्शन। सिंपल चीज है। देखो जो पॉलिटिकल रिस्क है, ये वो टाइप है रिस्क की जिसको कौन फेस करेगा? इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेशंस हो गया, गवर्नमेंट। क्यों करेंगे? क्यों राइज होगा? ये राइज होगा आपके डिफरेंट पॉलिटिकल डिसीजंस के कारण, इवेंट्स के कारण, कंडीशंस के कारण। ये आपके बिजनेस, जो प्रॉफिटेबिलिटी है बिजनेस की, उसको अफेक्ट करेगी। इवन जो आपकी इकोनॉमिक एक्शन है, जो आप एक्शंस ले रहे हैं, उनको भी अफेक्ट होगा। देखो अब पॉलिटिकल रिस्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, सो पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट भी होनी चाहिए। अब जो पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है, असेस किया जाता है और ट्राई किया यानी मिटिगेट किया जाता है पॉलिटिकल, जो आपके पॉलिटिकल रिस्क का इंपैक्ट पड़ रहा है बिजनेस ऑपरेशंस पे और उसकी परफॉर्मेंस पे। सो ये तो थी पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग का। क्या चीज है ये? देखो जो आपकी मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग है ना, ये एक फाइनेंशियल डिसीजन है। आपको पता है कैपिटल बजटिंग भी एक फाइनेंशियल डिसीजन क्या है। सो ये भी एक फाइनेंशियल डिसीजन है जिसमें क्या किया जाता है, इसमें हम अपनी फिजिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी इवेल्युएट करते हैं इन्वेस्ट करने की, जो हम प्रोजेक्ट्स में करते हैं अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। क्या जब ये इवेल्युएशन की जाती है, क्या मद्देनजर रखा जाता है? पॉलिटिकल रिस्क रखे जाते हैं, अनसर्टेनिटीज हो सकते हैं जो आपके कैश फ्लो से, रिटर्न से इन प्रोजेक्ट्स की अराइज होंगी। सिंपल बात है, ये ऐसा डिसीजन है, फाइनेंशियल नेचर का डिसीजन है, जो फिजिबिलिटी या प्रॉफिटेबिलिटी इवेल्युएट करता है, जो आप फॉरेन कंट्री यानी अक्रॉस कंट्रीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। इवेल्युएशन के टाइम पे रिस्क को यानी बेसिकली पॉलिटिकल रिस्क को और अनसर्टेनिटीज जो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से उसके कैश फ्लो के साथ रिलेटेड है, उनको कंसीडरेशन में लिया जाता है। ओके, होप्स आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है सब ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अंडर मोनोपोली। मार्केट का स्ट्रक्चर है मोनोपोली, मोनोपोली में सब ऑप्टिमल एलोकेशन होती है रिसोर्सेज की। क्या है ये? इसका मतलब यह है, देखो जो मोनोपोली फर्म है ना, वो लेस आउटपुट प्रोड्यूस करेगी और हायर प्राइस चार्ज करेगी अपनी कॉम्पिटिटिव फर्म के कंपैरिजन में, जिससे क्या होगा, जो आपके रिसोर्सेज की एलोकेशन है वो मिस एलोकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और वेलफेयर रिड्यूस हो जाएगा कंज्यूमर्स का। मतलब क्या है? मोनोपोली, देखो सिंगल सेलर होता है, वो क्या करेगा, अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में लो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, उस आउटपुट के लिए हायर प्राइस चार्ज करेगा एज इन कंपैरिजन टू इट्स कॉम्पिटिटर। इससे उसका तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा बट कंज्यूमर का वेलफेयर रिड्यूस हो जाएगा और जो रिसोर्सेज वो एलोकेट कर रहा है वो मिस एलोकेशन होगी उसकी। ये डेड वेट लॉस क्रिएट करेगा। मतलब यानी जो आपके पोटेंशियल गेन्स है वो डिड नॉट गो टू प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, यानी जो आपका पोटेंशियल गेन होगा इस चीज से, ना तो वो प्रोड्यूसर के पास जाएगा ना तो वो कंज्यूमर के पास जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। इसका क्या मतलब? इस देखो जो आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है वो ये स्टेट करती है कि जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू वो इक्वल होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट के। जो फर्म है वो इंश्योर करे कि वो आउटपुट का लेवल प्रोड्यूस करेगी जो उसका टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये भी एक तरीके की इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, इसको स्टडी करते हैं। देखो जो आपका जीएसटी है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया, जैसे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सब कुछ रिप्लेस हो चुके हैं। देखो जो आपका जीएसटी है ये मल्टी स्टेज है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी ये वहां पे लिवाई किया जाता है जहां हर जगह यहाँ पे वैल्यू को ऐड किया जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में। जैसे जैसे आपके गुड्स और सर्विसेज सप्लाई हो रही है, जिस जिस जगह पे उसमें वैल्यू ऐड हो रही है वहां पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। जो ये जीएसटी था ये 1 जुलाई 2017 से नेशन वाइड अप्लाई हो गया था अंडर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। ओके, नेक्स्ट जो है, देखो जो जीएसटी है इसका इंपैक्ट है हर एस्पेक्ट पे इंडियन के, बहुत सारे इंडियन इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स हैं जिन पे ये इंपैक्ट डालता है। जैसे फिस्कल पॉलिसी होगी। अब फिस्कल पॉलिसी क्या है? देखो फिस्कल पॉलिसी वो है जो गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को यूज किया जाता है इसके थ्रू इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, इसको हम फिस्कल पॉलिसी के नाम से जाते हैं। कुछ पॉसिबल इंपैक्ट स्टडी करते हैं जीएसटी के जो फिस्कल पॉलिसी पे पड़े हैं, यानी जो आपका जीएसटी है उसके क्या इंपैक्ट्स फिस्कल पॉलिसी पे पड़े उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, टैक्स बेस इंक्रीज हो गया।
क्या मतलब? देखो जो जीएसटी ना उसने जो टैक्स का बेस है ना वो बहुत वाइड कर दिया। वाइड कैसे हुआ? ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर को अपने परव्यू में लेके आया। मतलब क्या? ये आपके टैक्स पेयर ज्यादा कौन से सेक्टर से आए? इनफॉर्मल सेक्टर से आए और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आए। इससे क्या हुआ? गवर्नमेंट की रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज होगी और उनका फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस हो गया। सेकंड जो था, इसने टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर दिया। बेसिकली आप इसको जीएसटी के फीचर्स के नाम से भी समझ सकते हो, उसके एडवांटेजेस के नाम से भी समझ सकते हो। देखो जो जीएसटी है ना उसने टैक्स का जो कास्केडिंग इफेक्ट है, यानी जो डबल टैक्सेशन थी, एक चीज पे बहुत बार टैक्स लग जाना, जिसको हम कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, उसको इसने एलिमिनेट कर दिया, खत्म ही कर दिया। इससे क्या हुआ? जो आपकी मल्टीप्लिसिटी है टैक्सेस की और एग्जम्पशन की वो रिड्यूस हो गई, यानी हम किसी एक चीज पे मल्टीपल टैक्सेस नहीं लगते थे। इसने आपका टैक्स स्ट्रक्चर और जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सिंपल कर दिया। जो आपका इसके साथ कॉम्प्लायंस है वो इजी कर दिया और ट्रांसपेरेंसी बना दी टैक्स सिस्टम में। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट जो आता है वो आता है टैक्स रेट्स की हार्मोनाइजेशन। पूरी नेशन सेम गुड्स वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, इसका मोटो था जीएसटी का। इसने एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट कर दिया जीएसटी ने अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स। जिससे क्या हुआ? जिससे जो डिस्टॉर्शन से या टैक्स सिस्टम में डिस्पैरिटीज थी वो रिड्यूस हो गई। इवन इसने फैसिलिटेट किया एक कॉमन मार्केट की क्रिएशन को, यानी एक कॉमन नेशनल मार्केट की क्रिएशन में बड़ा हेल्प किया जीएसटी। जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उसके कॉम्पिटिटिवनेस को इसने इनहैंस कर दिया है। ओके, नेक्स्ट आता है इसने जो टैक्स इवेजन होती थी, जो टैक्स को अवॉइड किया जाता है, देखो मैं टैक्स इवेजन मैंने आपको पहले बहुत डिटेल में टॉपिक करवाया, उसको इसने रिड्यूस किया। देखो जीएसटी ने ऐसी मेजर्स इंट्रोड्यूस की टैक्स सिस्टम में जो टैक्स इवेजन को कर्व करती हैं। एग्जाम्पल के तौर में ई वे बिल बना दिया, पूरे कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल है, मजाला कोई बंदा टैक्स छोड़ सके। ओके, इनवॉइस मैचिंग कर दी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ला दिया, एंटी प्रॉफिटरिंग का क्लॉज बीच में ऐड कर दिया। इससे क्या हुआ? जिससे जो आपकी टैक्स की बेयोंसी थी वो इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी, और जो सरकार की रेवेन्यू कलेक्शन थी वो बड़ी बूस्ट होगी। ओके, नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है इसने फिस्कल फेडरलिज्म पर इंपैक्ट डाला। क्या मतलब हुआ? देखो जीएसटी ने इसमें चेंज कर दिया जो फिस्कल रिलेशन है सेंटर और स्टेट के। इवन कंकरेंट पावर्स लेवाई कर दी जीएसटी को लेवाई करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। यानी देखो दो ही होते हैं, एक सेंटर होता है, बाकी 29 स्टेट्स हैं इंडिया में। इनका जो फिस्कल रिलेशन था इसने पूरा ही चेंज कर दिया। अब दोनों के पास बराबर की पावर है, सेंटर के पास भी स्टेट के पास है, और जीएसटी को लेवाई भी कर सकते हैं, कलेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, अब जो जीएसटी काउंसिल थी इसको सेटअप किया गया था कोऑर्डिनेट करने के लिए और डिसाइड करने के लिए वेरियस इशू जो जीएसटी के रिलेटेड है। अब जो सेंटर है उसकी क्या कमिटमेंट है? उसकी कमिटमेंट ये है कि उसने कंपेंसेट करना है स्टेट्स को जो वो रेवेन्यू लॉस फेस करेंगे ड्यू टू जीएसटी फॉर 5 ईयर्स। यानी अगर जीएसटी के कारण किसी स्टेट को कोई कंपेंसेशन का लॉस हुआ, यानी कोई रेवेन्यू लॉस हुआ, उसको कंपेंसेट सेंटर करेगा फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। ओके, इसके कुछ चैलेंजेस भी थे, जैसे रेवेन्यू शेयरिंग में प्रॉब्लम आ गई, दोनों स्टेट और सेंटर लड़ने लगे, ये रेवेन्यू किसको जाएगा, ये किसको जाएगा। फिस्कल ऑटोनॉमी की प्रॉब्लम आ गई, फिस्कल डिसिप्लिन की प्रॉब्लम आ गई स्टेट्स में जीएसटी के रिगार्डिंग। होप सो आपको जीएसटी से समझ आ गया। देखो मैंने आपको एक उपासला मॉडल करवाया था, उसकी एक एप्लीकेशन करवाने, उसकी एक एप्लीकेबिलिटी करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये उपासला मॉडल एक बार रिपीट करते हैं, क्या था? देखो जो मेरा मकसद क्या आपको टॉपिक्स रीड करवाना है, मैं आपको इन टॉपिक्स पे परमानेंट कर रहा हूं, यानी किसी भी तरीके से आपके माइंड से स्किप ना हो सके जो ये टॉपिक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखो जो आपका उपासला मॉडल है ये एक थ्योरी है जो डिस्क्राइब करती है कि कंपनी किस तरीके से ग्रेजुअली अपनी इंटरनेशनलाइजेशन की एक्टिविटीज को इंक्रीज करेंगे, यानी वो ग्रेजुअली धीरे धीरे किस तरीके से इंटरनेशनलाइजेशन में इंडल्ज होंगे। इसे कार्लसन ने 1966 में डेवलप किया था। इंपेरिकली इसे कंफर्म किसने किया था? स्वीडन ने किया था बाय जैन जॉनसन और फिन वाइडरशिम पॉल ने। पहले इसको 1966 में कार्लसन ने डेवलप किया, बाद में इंपेरिकली कंफर्म इसे स्वीडन ने किया था। स्वीडन में किसने? जैन जॉनसन और फिन वाइडरशिम पॉल ने। अब ये सिमिलर है पियोम मॉडल के, जो कि रिजियो लोस्टेरियन ने 1979 में दिया था। ओके, अब जो उपासला मॉडल है, अब ये 4 कोर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है, यानी इसके जो बेसिस के 4 कोर कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। सबसे पहले तो मार्केट नॉलेज बड़ी जरूरी है। मार्केट में कमिटमेंट, काम करने की कमिटमेंट होनी चाहिए। कमिटमेंट डिसीजन, कमिटमेंट करोगे तो उसके रिलेटेड कौन से फैसले लेने पड़ेंगे वो।
करंट एक्टिविटीज कैसी हैं आपकी, ये 4 कोर कॉन्सेप्ट है उपासला मॉडल की। अब जो ये मॉडल है ये अज्यूम करता है कि लैक ऑफ नॉलेज है फॉरेन मार्केट के, जो डेट्रीमेंटल इंटरनेशनल। देखो मॉडल क्या कहता है, वो ये कहता है आप ग्रेजुअली इंटरनेशनलाइजेशन करो, फॉरेन मार्केट्स में एंट्री करो। आपके पास तो लैक ऑफ नॉलेज ही है, ये अजम्पशन है इस मॉडल की। आपको फॉरेन मार्केट्स की अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग उनके नॉलेज ही नहीं है। देयरफॉर कंपनीज क्या करेंगे, वो इंटरनेशनलाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे बाय एंटरिंग फॉरेन मार्केट्स दैट आर क्लोज टू योर होम। पड़ोसी पकड़ो, नेबर पकड़ो, जेडी जौन सी कंट्री आपके सबसे नजदीक है उसको पकड़ो, इजी रहेगा। मान लो इंडिया में हो, सीधा यूएस पकड़ते हो, क्या होगा, आपको कुछ पता ही नहीं है यूएस की मार्केट का। इंडिया है, नेपाल पकड़ो, बिल्कुल बॉर्डर पे टच हो रहा है, नेबर है, बेनिफिट देगा आपको, क्योंकि आपको उनका कल्चर पता होगा, उनकी लैंग्वेज पता होगी, आपको पॉलिटिकल सिस्टम पता होगा। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल हो जाओगे आपके नजदीक के मार्केट के, फिर आप अपनी कमिटमेंट को इंक्रीज करो, इन्वॉल्वमेंट लाओ अपनी फॉरेन मार्केट में, फिर इवेंचुअली अगर आप हर असम्पशन पे अच्छे से खरे उतरे तो आप डिस्टेंस और कॉम्प्लेक्स मार्केट्स को भी टच कर सकते हो। सो जो देखो जो आपका उमासला मॉडल था ये मेनली एप्लीकेबल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन था जो प्रोड्यूस करती थी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स और जो एक ग्रेजुअल और सीक्वेंशियल इंटरनेशनल प्रोसेस को फॉलो करते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखो जो आपका उपासला मॉडल है ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के हैं जिनका इंटरनेशनलाइजेशन के प्रोसेस फॉलो करने का बड़ा एक लॉजिकल सीक्वेंस है, यानी बहुत अच्छे से ग्रेजुअल और सीक्वेंशली वो फॉलो करते हैं। इवन जो ये है ये एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। इवन इसके अगर मैं और एग्जांपल बताऊं, बट मार्क माय वर्ड्स, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, जो एग्री बिजनेस एंटरप्राइजेस है और ट्रेडिंग एंटरप्राइज उनमें ये एप्लीकेबल है, ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। देखो जो आपका एग्री बिजनेस एंटरप्राइज है उनके डिफरेंट मोटिवेशंस होती हैं, उनके अलग ही स्ट्रेटेजीज है इंटरनेशनलाइजेशन को लेके। अगर हम इनको मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर करें तो इनके जो स्ट्रेटेजीज हैं या जो इनकी मोटिवेशन है बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जो ये एग्री बिजनेस एंटरप्राइजेस इन्फ्लुएंस किससे होते हैं, कौन से फैक्टर्स के साथ, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज इन्फ्लुएंस करते हैं, क्लाइमेट चेंज इन्हें इन्फ्लुएंस करता है, फूड सिक्योरिटी इन्हें इन्फ्लुएंस करती है, इवन सस्टेनेबिलिटी होगी। देखो जो आपका एग्री बिजनेस एंटरप्राइजेस है ना वो डिफरेंट टाइप्स के बैरियर्स को फेस करते हैं, उनके रिस्क अलग है, उनके रिस्क किन में टर्म्स में होते हैं, टैरिफ्स के, सब्सिडीज के, स्टैंडर्ड्स की। अब जो एग्री बिजनेस एंटरप्राइजेस है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं फॉलो करते इंटरनेशनलाइजेशन का, वो तो ट्राई करते हैं डाइवर्सिफाई करने के लिए अपने मार्केट्स हो या अपने सोर्सेस अप्लाई के हैं जो उनके। नेक्स्ट आती है ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस। देखो जो ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस है उनके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स है, उनके भी डिफरेंट मेथड है इंटरनेशनलाइजेशन के, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर करें। जो इनका ये फोकस है, ये ज्यादा फोकस इंटरमीडिएशन पे करती हैं, आर्बिट्रेज पे करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पे करती हैं। अब जो ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस है इनके डिफरेंट सोर्सेस हैं, इनके नॉलेज की टाइप से बड़ी अलग है। अगर हम इनको मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का उनके नॉलेज के सोर्सेस अलग है, इनके नॉलेज के सोर्सेस अलग है, क्योंकि ये ज्यादा रिलाई करते हैं मार्केट इंटेलिजेंस पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज पे रिलाई करते हैं, लॉजिस्टिक्स पे रिलाई करते हैं। अब जो ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस है कोई सीक्वेंशियल प्रोसेस नहीं फॉलो करते इंटरनेशनलाइजेशन का, ये तो मल्टीपल मार्केट पे एक टाइम पे एंटर कर जाता है, साइमल्टेनियसली एंटर इन द मल्टीपल मार्केट्स ऑफ डिफरेंट नेचर विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मार्केट्स में स्विच करते हैं, एक मार्केट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से फिर पहले। डिपेंड किस पे, ये स्विचिंग डिपेंड किससे करते हैं, अपॉर्चुनिटीज पे और रिस्क पे। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स यू आर वाचिंग माय सेशंस, जेन्युइनली डू यू लाइक माय सेशंस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बड़ी मोटिवेशन मिलती है मुझे इससे। सो नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं, वो है मेटाफर ऑफ द इनविजिबल हैंड। क्या चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो जो मेटाफर ऑफ इनविजिबल हैंड है इसको एडम स्मिथ ने अपनी बुक में दिया था जिसका नाम था थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट, जो ईयर 1759 में पब्लिश हुई थी। यानी जो ये टर्म है इसे फर्स्ट टाइम थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट नाम की बुक में, जिसको ईयर 1759 में पब्लिश किया गया था एडम स्मिथ के द्वारा, उसने इसको यूज किया था। ये डिस्क्राइब करती है कि जो वेल्दी इंडिविजुअल्स हो किस तरीके से उनके पास एक इनविजिबल हैंड है जो उनको हेल्प करता है, जो सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल लाइफ व्हिच वुड हैव बीन मेड हैड द अर्थ हैड बीन डिवाइडेड इन इक्वल पोर्शन अमंग ऑल इट्स इनहैबिटेंट। ध्यान से पहले तो अपना अपनी वर्डिंग समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइन। क्या कह रही है, he uses to describe how wealthy individuals are led by an invisible hand to make nearly the same distribution of the necessities of life which would have been made had the earth been divided into equal portion among all the inhabitants, and thus without intending it, without knowing it, advance the interest of society।
सिंपल वो कहना क्या, गॉडफादर जिसको हम क्या देते हैं। देखो उसका मानना क्या था, देखो जो आपके वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनके पास उनके सर पे एक इनविजिबल हैंड है, उनको वो चीजें वैसे ही मिल गई जो उनको तब मिलनी थी अगर हमारे जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं हमारी इकोनॉमी में या हमारे वर्ल्ड में, मतलब पूरे यूनिवर्स में, अगर हम उनको दो पोर्शंस में इक्वली डिवाइड करते। यानी सिंपल सी बात है, वेल्दी नेशंस जो वेल्दी मेंबर्स हैं उनके पास उनके सिर पे एक इनविजिबल हैंड रखा हुआ है, यानी उनको बाय गॉड्स ग्रेस चीजें मिल गई। ठीक है, तो ये तो था मेटाफर ऑफ इनविजिबल हैंड। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आ रहा है सस्टेनेबिलिटी अप्रोच सीएसआर को रिलेटेड, उसको स्टडी करते हैं। देखो सीएसआर क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें हम स्टडी क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं सस्टेनेबिलिटी अप्रोच। देखो जो ये सस्टेनेबिलिटी अप्रोच है ये बेस्ड थी ऑन द आइडिया दैट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्जिस्ट विद इन अ बायोस्फीयर दैट सपोर्ट्स ऑल लाइफ एंड बिजनेसेस हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी सोशली एंड एनवायरमेंटली अकाउंटेबल। सिंपल क्या कहना चाहते हैं, देखो सस्टेनेबिलिटी अप्रोच का क्या मानना है, देखो जितनी भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं इंडिया में वो आपके बायोस्फीयर के अंदर ही हो रही हैं, जिसमें सभी बंदे हैं, आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपके कंज्यूमर्स हैं, एनिमल्स हैं, सब कुछ उसमें ही हो रहा है। सो बिजनेस अगर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्शन कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल हो, वो अकाउंटेबल है टूवर्ड्स द सोसाइटी, उसका काम बनता है उसने सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ करना ही करना है। तो ये तो था सीएसआर। अब जो इस अप्रोच के डिफेंडर्स हैं, जो इस अप्रोच के फेवर में है, जो इसको बचाते हैं, वो ये कहते हैं कि दिस अप्रोच वुड नॉट एग्री विद स्टेटमेंट्स दैट इंप्लाई दैट बिजनेस सक्सेस इज जज्ड ओनली बाय प्रॉफिटेबिलिटी, दैट बिजनेस हैज नो ड्यूटी टू प्रिवेंट हार्म एंड दैट बिजनेस हैज नो रिस्पांसिबिलिटी बियॉन्ड दिस इकोनॉमिक फंक्शन। देखो जो डिफेंडर्स है इस अप्रोच के वो क्या कहते हैं, देखो वो अगेंस्ट है इस चीज से। देखो जो बंदे ये कहते हैं ना कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अकेली, हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को या बिजनेस की ग्रोथ को अकेला उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से जज करते हैं और बिजनेस की कोई भी ड्यूटी नहीं है हार्म को किसी भी तरीके का जो सोसाइटी को हो रहा है उसको प्रिवेंट करने की, या बिजनेस की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपने इकोनॉमिक फंक्शन को छोड़ को, यानी ये उनके अगेंस्ट है। ये कहते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक फंक्शन के साथ साथ बिजनेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, उसकी ड्यूटी बनती है टुवर्ड्स पब्लिक, टुवर्ड्स सोसाइटी, क्योंकि वो सोसाइटी से रिसोर्सेस ले रहा है, सो उनको उसके बदले में कुछ देना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक आता है वो आ रहा है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इन एमएसएमई। इनको स्टडी करने से पहले कुछ मैं आपको एक ना माइनर सी चीज है वो बताना चाहता हूं। देखो एक जेनरिक लोन मॉरेटोरियम, एक इंटरेस्ट सब्सपेंशन शिशु लोन्स पे, ये दी गई थी कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे। इसमें से पेपर आया, क्या मतलब था, देखो जो आपको लोन का मॉरेटोरियम 3 मंथ्स के लिए इनिशियल, फिर अगेन 3 मंथ्स और टोटल 6 मंथ्स का दिया गया था। मतलब क्या था, आपको 6 महीने आप अपने किसी भी लोन के इंस्टॉलमेंट ना पे करो, आप उसको बाद में पे कर सकते हो। और शिशु लोन जो प्रोवाइड किया था उसके में जो इंटरेस्ट की वो सस्पेंशन कर दिया, रिड्यूस कर दिया था। अब जो ये मेजर थी, ये इन मेजर को क्यों लिया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, इन मेजर को इसलिए लिया गया था ताकि जो आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस पड़ रहा है बोरोवर्स को पेंडेमिक के टाइम पे उसको एलिवेट किया जा सके। मतलब जो आपके बोरोवर्स हैं बॉटम ऑफ पिरामिड पे, उनके कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को रिड्यूस किया जाए कोविड-19 पैंडेमिक के थ्रू। अब जो ये मेजर है 1500 करोड़ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AHIDF को, ये जो थी मेजर ये दी गई थी कोविड-19 के पैंडेमिक के टाइम पे। यानी मैंने आपको 3 मेजर्स बता दी, एक तो जेनरिक लोन मॉरेटोरियम, एक इंटरवेंशन सबवेंशन की गई थी, इंटरेस्ट सबवेंशन की गई थी शिशु लोन्स पे, और एक 1500 करोड़ की प्रोविजन बनाई गई थी फॉर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये आप अपने माइंड में रखना, पेपर में इसमें क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है, अब हम अपने मेन टॉपिक पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन MSME के स्पेस में कोविड-19 में स्टडी करने जा रहे हैं। ये इनमें से कुछ थी, सबसे पहले ये थी प्रोविजनल ऑफ कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स वर्थ ₹3 लाख करोड़ फॉर MSMEs अंडर द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। यानी हमने ऑटोमेटिक लोन्स जिनका अमाउंट वर्थ 3 लाख तक हमने MSMEs के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंदर प्रोविजनिंग की थी। ये जो लोन थे ये फुली गारंटीड थे गवर्नमेंट के बाय थ्रू, और इनका जो टेन्योर था वो 4 इयर्स का, जिसमें आपको पहले साल का मोरेटोरियम दिया था, यानी आपको प्रिंसिपल की रीपेमेंट पहले साल नहीं करनी थी। ओके, नेक्स्ट थी
provision of 100% guarantee coverage to banks and NBFCs on principal and interest for loans to NBFCs under the special liquidity scheme। इस स्कीम का क्या मतलब था, क्या एम था, लिक्विडिटी पोजीशन जो है आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के उसको इंप्रूव करना और उनको इनेबल करना, वो जो अपनी जो लैंडिंग कर रहे हैं वो एमएसएमईज को उनको कंटिन्यू कर सके और इवन अदर सेक्टर्स को भी लैंड ऑन कर सके। नेक्स्ट था रीडिफाइंड एमएसएमई टू इंक्लूड बोथ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर क्राइटेरिया। अब ये क्या था, ये एक न्यू डेफिनेशन थी जिसने जो आपकी थ्रेशोल्ड है जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की दोनों मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एमएसएमई का उसको इंक्रीज कर दिया था और एक डिस्टिंक्शन इंट्रोड्यूस की थी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में टर्नओवर के बेसिस पे, अलोन टर्नओवर के बेसिस पे। इसका क्या एक्सपेक्टेशन थी, इसके एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये जो आपके एंटरप्राइजेस है उनको ज्यादा बेनिफिट करेगा, उनको इनेबल करेगा कि इन डिफरेंट स्कीम्स को वो अवेल कर सके और इंसेंटिव्स को अचीव ले सके एमएसएमई एक्ट के अंडर। सो होप सो आपको अच्छे से क्लियर आ जाएगा। सो आज के सेशन के अब लास्ट टॉपिक पे हम मूव ऑन कर रहे हैं जो है कंज्यूमर इंटरव्यूज का। कंज्यूमर इंटरव्यू क्या होता है, देखो जो कंज्यूमर इंटरव्यू है ये एक मेथड है फीडबैक को कलेक्ट करने का फ्रॉम कस्टमर। उनकी ये फीडबैक किसके रिगार्डिंग होगी, ये होगी उनकी नीड्स के रिगार्डिंग, उनकी प्रेफरेंसेस के रिगार्डिंग, उनके एक्सपीरियंसेस के रिगार्डिंग, उनके ओपिनियन यानी उनके प्रोडक्ट या सर्विस के रिलेटेड क्या ओपिनियन है। इन चीजों के हम जो फीडबैक कलेक्ट करते हैं कस्टमर को वो होते हैं थ्रू कंज्यूमर इंटरव्यूज। अब जो कंज्यूमर इंटरव्यू ये हेल्प करती है बिजनेसेस को कस्टमर को अच्छे तरीके से समझने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को उनके परव्यू में इंप्रूव करने के लिए, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी को इंक्रीज करने के लिए। अब देखो कस्टमर इंटरव्यू में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जो डाटा कलेक्ट आप कर रहे हो वो उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहले नॉन रैंडम सैंपल, मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब क्या है, जो कस्टमर पार्टिसिपेट करते हैं इंटरव्यू में वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, क्योंकि वो सारी पॉपुलेशन को, एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको रिसर्चर यानी मार्केटर ने सेलेक्टेड बेसिस पे यानी अपनी कन्वीनियंस, अपनी अवेलेबिलिटी, विलिंगनेस और अदर जो भी उसका क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग चूज किया, जो डाटा कलेक्शन में या एनालिसिस में बियास या एरर को क्रिएट कर सकता है। अब जो आपका नॉन रैंडम सैंपल, रैंडम तो है नहीं, ये तो नॉन रैंडम है, ये आपकी जनरलेबिलिटी को लिमिट करता है। आपके फाइंडिंग्स अगर आप इंटायर मार्केट पे या अपने कस्टमर या कंटेक्स्ट में लगाना चाहते हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी को भी लिमिट करता है। नेक्स्ट जो मेन है वो आता है रिस्पॉन्स बियास। मतलब क्या होगा, देखो जो कस्टमर्स पार्टिसिपेट करते हैं इंटरव्यूज में वो जरूरी नहीं है कि 100% ऑनेस्ट जवाब देंगे, वो एक्यूरेट होंगे या आपके क्वेश्चंस का कंप्लीट आंसर होंगे। वो माइट भी इन्फ्लुएंस हो सोशल डिजायरेबिलिटी, यानी वो चाहते हो कि देखो उनको डर हो, जैसा मार्केटर पूछ रहा है उसके फेवर में सब कुछ बता देते हैं चाहे गलत ही बताना पड़े, ये सोशल डिजायरेबिलिटी होती है। कर्टेसी के कारण उनका रिश्तेदार है, नहीं गलत बोल सकते। एक्सपेक्टेशंस हो गया, मनी हो गया, मेमोरी हो गया। अब देखो जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो फाइंडिंग्स को डिस्टॉर्ट करता है, जिससे क्या होता है फॉल्स और मिसलीडिंग कंक्लूजन्स अराइज होते हैं। सो यहाँ पे आज का सेशन अब हम वाइंड अप करने जाते हैं, आज का हम टॉपिक कंप्लीट करते हैं। आज के सेशन तक मैंने आपको 229 टॉपिक्स कवर करा दिए फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज के सेशन को वाइंड अप करने से पहले आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल ऑफ दोस हु आर वाचिंग माय सेशंस, if you genuinely like my effort and my session, do like, subscribe and share my channel. So मिलते हैं कल with a new session with a new set of topics. Good evening, have a good day ahead.